बजट पेश किया। लगभग 1.25 घंटे के आसपास समझ लीजिए ये बजट भाषण रहा, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो अब हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। अगर हेल्थ सेक्टर पर, जी हां, स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर इस बार दिखा है तो कई चीजों की कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया गया है। और ड्यूटी इजाफा करना मतलब वो चीजें महंगी हो सकती हैं। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा? वहीं 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए, जी हां, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का किस क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? आयकर स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी मिडिल क्लास जिस राहत की उम्मीद कर रहा था सीधे सीधे, उसमें बहुत कुछ होता नहीं दिख रहा है। सोना चांदी जरा सस्ता होगा। एक बड़ी चीज जरूर दी गई है, इनकम टैक्स के स्तर पर जो 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को अब इनकम टैक्स नहीं भरना होगा, फाइल नहीं करना होगा। लेकिन मध्य वर्ग को ये झटका जरूर है कि आयकर स्लैब में इस बार कोई बदलाव सरकार ने नहीं किया है। लेकिन 75 वर्ष वाले में भी एक उसमें राइडर है, और वो ये है कि आपकी आमदनी का कोई दूसरा सोर्स जरिया नहीं होना चाहिए पेंशन के अलावा। हाँ, अगर आप पेंशन के अलावा किसी और चीज से कमाते हैं। मोबाइल फोन चार्जर महंगे हो सकते हैं, इस पर सरकार का ये फैसला, ड्यूटी बढ़ाई गई है। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं। सोना चांदी, इसको लेकर कुछ बातें आई हैं सामने। कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है 12.5% उस पर। चुनिंदा लेदर कस्टम ड्यूटी से बाहर कर दिया गया है। एग्री, इंफ्रा और डेवलपमेंट सेस लगेगा। वो सेस जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे, आज सुबह से हमने आपको बताया था, बिजॉन मिश्रा भी बता रहे थे, चाहे वो एजुकेशन सेस हो, अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, कई ऐसी बातें। लेकिन ये सेस का जो रकम होता है उसको खर्च नहीं सरकारें करती हैं, और पेंडिंग वो रहा पड़ा हुआ है। इस पर अनेकों लेख हम सुबह से जिसकी बात हम कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। लेकिन मोबाइल फोन और चार्जर का महंगा होना, एक तरफ आप डिजिटल इंडिया को पुश दे रहे हैं, लेकिन क्या दूसरी तरफ आत्मनिर्भर इस पूरे सेक्टर पर हम बने और जो देश के अंदर मोबाइल है उसको पुश देने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। जल्दी जल्दी जो बड़े बड़े टेक अवेज हम समझ रहे हैं, आलोक जोशी जी आपके पास आते हुए, मोबाइल और चार्जर का महंगा होना, ड्यूटी लगना, इसको किस तरह से देखें? और खासतौर पर जब आप टैबलेट से आज पढ़ रही है, वो डिजिटल पर जोर है। पहली बार देश में डिजिटल सेंसस होगा, उसके लिए पैसा अलग किया गया है। ये स्वाभाविक है इसका महंगा होना, क्योंकि अगर आप मेक इन इंडिया के उसको देखें हैं, हाँ, गोल को, तो ये इरादा ये है इस वक्त के, ये जो दिख रहा है आज हमें, ये आज के जो चार्जर और मोबाइल हैं वो महंगे होंगे, हाँ। लेकिन कल को यहाँ बनने लगे तो मेरा ख्याल है ये महंगे नहीं होंगे। ये जो इम्पैक्ट आ रहा है। हाँ, बजट कैसा लगा? बजट देखिए, शुरुआत में तो मुझे लगा बहुत अच्छा, हिम्मत के काम हो रहे हैं, हिम्मत के ऐलान हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे। हिम्मत वाला कौन सा ऐलान था? शुरू में जो खर्चे की बात बताई गई कि हम साहब सड़क पे करेंगे, सड़क, एयरपोर्ट, बिजली, गैस, सब कुछ प्राइवेटाइज कर देंगे। इसके अलावा आपका जो बजट का टोटल साइज है वो 34 लाख करोड़ पहुंचा दिया गया बढ़ाकर। ये केपेक्स एक्सपेंडिचर 5 लाख करोड़ के ऊपर जा रहा है, 5,84,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये सब अच्छी खबरें थी। लग रहा था उस समय लोगों के मन में आ रहा था कि अब अच्छा ये पैसा आएगा कहाँ से, कहीं टैक्स बढ़ेगा तो नहीं। तो वो डर एक तरह से, आप जो हम कह रहे हैं कि टैक्स घटा नहीं है, रिलीफ नहीं मिली है, लोग इससे राहत में हैं बहुत सारे कि भाई चलो ऊपर से बढ़ाया। जॉन साहब, उसके बाद में जैन साहब के पास हम भी वही सोच रहे थे कि हाफ एम्प्टी एंड हाफ फिल्ड, तो हम हाफ फील्ड को देख रहे हैं कि टैक्स बढ़ा नहीं कहीं, आमतौर पे। बट जो रैशनलाइज कर रहे हैं टैक्सेशन के, उसका कितना फायदा आम जनता को पहुंचेगा, क्या कीमत घटेगी, जैसे सिल्वर और गोल्ड पे बात हुआ, और कई चीज में रैशनलाइज कर रहे हैं ताकि इंपोर्ट्स ना हो, आत्मनिर्भर भारत बने। तो इसको देखते हुए हम समझ रहे हैं कि कीमत भी बहुत ज्यादा पहुंच गई थी। हाँ, तो अभी क्या है कि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि चलकर मार्केट में कीमत घटना चाहिए, इस बजट से। तो यदि घटता है तब तो सही है, लेकिन यदि इंडस्ट्री नहीं पास ऑन करता है कंज्यूमर को इस राहतों को जो दिया जा रहा है, ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़े, कंजम्पशन बढ़े लोगों का, तब इसका जो मिशन है इस बजट का वो फुलफिल नहीं होगा। तो सरकार को भी एक नियंत्रण रखना होगा कि कितना तक पहुंच रहा है उपभोक्ताओं तक। जैन साहब से फटाफट, क्योंकि टैक्स एक्सपर्ट हैं आप खुद ही, तो टैक्स पर आपका एक कमेंट, उसके बाद बिजॉन साहब दूसरी। टैक्सेशन पर मेजर कमेंट, कोई स्लैब में टैक्सेशन स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। एक ही बदलाव नजर आया जो सबको इफेक्ट करेगा कि डिविडेंड पर विदहोल्डिंग टैक्स, मतलब टैक्स एट सोर्स नहीं कटेगा। तो जो छोटे छोटे लोगों के पास छोटे छोटे डिविडेंड आते, टैक्स कट जाता था, रिफंड लेने की उनकी जो कोशिश होती थी उसमें टाइम लगता था, वो सब खत्म हो जाएगा। और इन्होंने रिटर्न को भरना आसान के, बाकी काफी सारी चीजें प्री फिल हो जाएंगी। एक फेसलेस आईटीएटी करने से
और 6 साल की लिमिट को 3 साल करने से लिटिगेशन कम होगा। हमें ऐसा लगता है कि जो कॉस्ट घटेगा, जो कष्ट है लोगों का घटेगा, लिटिगेशन कम होगा, और फेसलेस आईटीएटी होने से, फेसलेस स्क्रूटनी होने से और फेसलेस अपील होने से ये जो करप्शन है उसमें भी कमी होगी काफी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के करप्शन पर रोक लगेगा, लेकिन सबसे क्योंकि इस बड़ा- पर कई लोगों की चर्चा हमेशा होती थी कि जिस तरह से उसे फेसलेस किया गया है, उससे जो अपना टैक्स देता है उसको भी नहीं पता है कि उसका कौन दूसरी तरफ देख रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। और इधर जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसको पता नहीं कि वो किसका कर रहा है। तो ये इंश्योर करता है कि करप्शन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अब बहुत लेकिन आलोक जी, मैं एक बड़ी चीज आपसे पूछ रहा हूँ, वो ये जिसको लेके सबसे ज्यादा विरोध के सुर ऐसा लगता है थोड़ी देर में सुनाई देने लगेंगे, सुनने लगे भी हैं, कि आप अब तक की सबसे बड़ी सरकारी सेल लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, हो रहा है, बिल्कुल। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल्स ने लिखना शुरू और कर दिया। आपको कहते थे कि आश्चर्यजनक बात यह है कि इंश्योरेंस वो सेक्टर का स्पेसिफिक बात करूंगी, 49% से 74% हो जाना एफडीआई। उन्होंने नहीं, क्या और बढ़ा दिया है? उसके 49% से आप सीधा इसको कैसे 74। देखते हैं? पॉजिटिव जोशी साहब। देखते हैं, मैं एक नेगेटिव सेकंड देखते में हैं? फिगर देखिए, पौने 2 इसको लाख करने के बाद नहीं, पौने it is 2 लाख positive. करोड़ रुपए का टारगेट है। ये जो- ऐसा लग रहा है सब कुछ बेच डालेंगे और तब पौने 2 लाख करोड़ का टारगेट है, जबकि 2,10,000 करोड़ का टारगेट पिछले पिछली बार बजट किया में था, था। 20,000 करोड़ कर पाए थे। तो उसमें से 15 से 20,000 करोड़ के बीच का आंकड़ा हुआ है। तो ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। हालांकि बाजार को देखिए तो 1400 पॉइंट सेंसेक्स उछला हुआ है, वहां ऐसा लग रहा है सब कुछ हमारी जेब में आने वाला है। लेकिन ये मुझे तो भारी डिसअपॉइंटमेंट इसमें दिख रहा इन सर है। लोगों और साथ में गुस्सा जो तो मैंने रहता है आपको ना कि हमारे टैक्स से देखिए ये सब जो कुछ मैंने चल आपको रहा लिस्ट है, बताई वो घाटे देखिए। में चल रही हैं ये कंपनियां। इसमें है क्या? सरकार कुछ करती नहीं, क्यों जो नहीं? बेचने की लिस्ट है वो सुनिए। हाँ। कंपनियां जो घाटे में चल रही हैं उनके लिए तो एक अलग एसपीवी बनाया जाएगा, ये है। लेकिन सड़क, रोड पार्सल्स, एयरपोर्ट्स, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइंस, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो रेलवे लाइंस नई बन रही हैं, ये सब मोनेटाइज किए जाएंगे पोस्ट कमिश्निंग। जब ये तैयार हो जाएंगे उसके बाद इनको मोनेटाइज किया जाएगा। बिजॉन साहब, देयर इज कुछ इन्वेस्टमेंट फार्म सेक्टर में भी दिया जा रहा है। उसी फिशरीज पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन डेयरी अभी पे आप दिया बताइए जा रहा है। पिछला एयरपोर्ट इसी और उन लोगों ने कई चीजों disinvestment को हुआ है, उसका पैसा इंसेंटिवाइज कम- करना चाह रहा है ताकि फार्मर्स जो धरे से जिस पे फार्मिंग करते थे उससे हटकर करें, ताकि उनको और अच्छा कीमत मिले। जिस ढंग का वो लोग अभी जो ऐलान किया है, तो हम ये सोचते हैं कि सबसे बड़ा जो चीज है, मुद्दा जो है, 137% इंक्रीज इन द हेल्थ केयर बजट, वैक्सीन के लिए अलग से बजट। तो सब लोग यदि वैक्सीनेट हो जाए, इस पे शक है कि- मुझे शक है कि वैक्सीन अलग से है। वो कॉन्फिडेंस मुख्य आर्थिक बिजॉन साहब, सलाहकार ने मुझे इंटरव्यू मेरे में हिसाब यही से वो कहा था हेल्थ कि आउटलेट में वैक्सीन शामिल जो है। है वो बजट के लिए सबसे बड़ी वैक्सीन बनेगी, क्योंकि उससे एक जो अब लोगों को गतिविधियां विश्वास हैं, होगा। नहीं, बिजॉन economic साहब वापस गतिविधियां। जाएंगे। अंजना और बिजॉन साहब, एक चीज ये भी तो है ना, आप अब लोगों का जो रिएक्शन है, प्रशांत भूषण तो कह रहे हैं कोविड तो निपट गया, अब आप कोविड की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए क्यों रख रहे हैं? सबको नहीं, ये नहीं, एक अलग लगानी है। ये एक अलग तर्क हो सकता है कि आप हेल्थ केयर सेक्टर पर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बजट प्राइवेटाइजेशन का बजट कहा जा रहा है सर, आज की तारीख में जिस स्थिति में हम लोग खड़े हुए हैं, उसमें हो सकता है सेंसेक्स तो एकदम बूम कर जाएगा। नहीं, नहीं, उनको अच्छा लगेगा बाजार को। क्या लॉन्ग टर्म में ये आपके देश के लिए फायदेमंद होगा? वो हम ये कहना चाह रहे हैं, आप लोग सबको मालूम है 74% प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ केयर। अब इस ढंग के इन्वेस्टमेंट से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड बिल्कुल। टर्शरी हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो लोगों का शिफ्ट होगा प्राइवेट हेल्थ केयर से पब्लिक हेल्थ सिस्टम में, तो उससे फायदे होंगे आम जनता को। नहीं, नहीं, जो इससे pocket जरूरी से- नहीं, कुछ मुझे नहीं इसमें है, बहुत ये शक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। आउट ऑफ इसमें बड़ा पॉकेट शक जो है। हर एक्सपेंडिचर हो रहा संसदीय था। क्षेत्र में एम्स के स्तर का अस्पताल बने, ये सपना इंडिया क्यों नहीं देख सकता है? और महामारी के इस दौर ने सबको जगाया है। लेकिन अब देखिए, मोहम्मद सलीम साहब जो कि लेफ्ट नेता हैं, जल्दी से मैं आप तीनों का कमेंट उस पर लूंगी, सीधा लिख रहे हैं, इंश्योरेंस, रेलवेज, डिफेंस, स्टील, बैंक्स, एवरीथिंग सीम्स टू बी ऑन सेल। आपने सब कुछ सेल पर डाल दिया है। नहीं। बजट है या सेल वाली एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, ये उन्होंने लिखा है, नाम नहीं मैं देखिए, लूंगी हम ये उसका। कहना चाहेंगे कि यदि हमारा संपत्ति हम बेचकर यदि उसको हम कंसोलिडेट कर सके और उस पैसे से हम आम जनता को फायदा कर सके, तो इट इज टाइम टू इन दिस इन्वेस्ट। लेकिन क्योंकि आपको सोचना होगा कि इतने सालों से आपने पब्लिक सेक्टर में जितने इन्वेस्टमेंट किए उसका 2% रिटर्न भी नहीं और मिलता खाली हमको। अनाउंस करके नहीं तो- होगा ना सर, तो करना भी इसलिए- करेगा कंप्लीशन तक। एयर इंडिया और भारत पेट्रो जिसकी हम सुबह से बात कर रहे हैं, अभी तक नहीं किया है। एंडोर्स करते हैं इस चीज यही को। वजह है चलिए देखिए जो कि रातों रात किस कंपनी को बेच के पैसा मिलता है। सेल का ओएफएस आया, 2 घंटे में पैसा आ जाता है।
क्योंकि वो कंपनी पैसा कमा रही है। तो बिकती है वो संपत्ति जिसमें कमाई हो रही है। बिल्कुल। एयर इंडिया को 20 साल से बेचा जा रहा है, आज तक नहीं बेच पाए क्योंकि हैं। उसका liability- क्योंकि वो घाटे में है। बट एटलीस्ट तो बिकने का एक प्रोसेस, एक क्या शुरुआत हो डेडवुड गया। काटा जाएगा या कमाई करने वाली कंपनियां नहीं, इतने बेची सालों जाएंगी? तक सवाल तो ये ये है। फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और ये इंश्योरेंस खासतौर का पे जो दो बैंकों को जो डिसइन्वेस्ट करने की बात हो रही है, बैंक ऑलरेडी घटा के बहुत नंबर कम रह गया। पीएनबी को करेगी या बैंक ऑफ बड़ौदा को करेंगी, इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर का रोल बैंकिंग में बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। इंश्योरेंस में जनरल इंश्योरेंस की एक मेजर कंपनी को डिसइन्वेस्ट करने की बात हो रही है। वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस होगी या कौन सी नेशनल कंपनी होगी, इंश्योरेंस होगी, वो सरकार डिसाइड बाजार का करेगी। पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है जोशी साहब, उसके लिए क्या वजह मान रहे हैं? बड़ी चीजें क्या वो देख रहा है? बाजार के पॉजिटिव सेंटिमेंट में बाजार में बहुत सारे लोगों को दिख रहा है कि ये सब हमें मिलने वाला है, अब इसमें हम लगाने वाले हैं। आपने अगर भाषण ध्यान से सुना हो, जिस वक्त वो नाम लिए जा रहे थे उस वक्त वहाँ एक उद्योगपति के नाम के नारे लग रहे थे जोर जोर से। मैं इसी सवाल पर आने वाला था आलोक जी, क्या इस बजट के बाद फिर से सरकार के ऊपर ये आरोप नहीं लगेगा कि आप जो कुछ करते हैं अपने 5 दोस्तों के लिए करते हैं, 4 दोस्तों के लिए करते हैं? ये आरोप स्वाभाविक तौर पर लगेगा। और जब ये डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस सामने आ जाएगा तो मैं गलत है लगाना। नहीं, देखिए गलत है सही है मैं नहीं जानता, डिसइन्वेस्टमेंट मैं ये जरूरी जानता हूँ है कि आज के आरोप दिन में। लगेगा। देश को ताकत देने के लिए, ग्रोथ के लिए ये बहुत डिसइन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डेड एसेट्स हैं, आप उस डेड उसके एसेट्स लिए ठीक है, आप नहीं आपकी बात डेड चीज़, एसेट, उनको अपनी बात बोल लेने दीजिए, फिर मैं काउंटर आपसे लूंगी। डेड उनको बोलने एसेट, दीजिए। डेड एसेट की परिभाषा क्या है? जो आज आपको डेड एसेट लग रहा है उसको बेचकर आप क्या प्रोडक्टिव काम करने जा रहे हैं? जब तक आप ये नहीं दिखाते हैं तब तक उस डेड एसेट को बेच देना इलाज नहीं तो है। हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे लड़के गांव में अपनी जमीन बेचकर शहर में आके मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं। वो प्रोडक्टिव काम नहीं है, नहीं है, वो बिल्कुल घर का नहीं है। पैसा उड़ाना है। और कब तक वो जमीन कब तक बेची जाएगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा सोचिए, सब्सटेंशियली बढ़ाया गया। एक रोड 1 मैप लाख दे- करोड़ से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया। आप देखिए वो मोटरसाइकिल नहीं खरीद रहे हैं, उसके लिए ये सारा infrastructure में पैसे खर्चने वाले ये हैं। सारा बेचकर आप 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटा रहे हैं। तो एक तो 5.5 लाख करोड़ जो तो देखिए जो capital जो expenditure ऑलरेडी होने वाला है। आपका पिछले बजट का डेफिसिट बचा हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट का, उसमें इतना पैसा बाकी है उस टारगेट में। तो सिर्फ वही है ना, आप समझिए ना, कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। अरे लिस्ट है पूरी, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे पौने 2 मैंने लाख आपको करोड़ पूरी ये लिस्ट टोटल गिनाई। मिला के सिर्फ 2.25 लाख करोड़ है। वो पिछली बार 2.25 सवा 2 लाख करोड़ है, थे, साथ पौने में 2 लाख एक एसपीवी बनेगा मोनेटाइज लैंड के, जो तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स के पास जमीन है उसको कुछ मोनेटाइज राजनीतिक करने के मेहमान भी लिए। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जैसे वो जुड़ते हैं हमें बताइए जो बड़ी बातें एक बार फुल स्क्रीन अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि देखिए इस बजट में जिस तरह से कोविड वैक्सीन को लेकर 35,000 करोड़ का पहले से ही आवंटन अलग कर दिया गया है, उसको लेकर भी विपक्ष का सवाल है। और इस बीच आप देख रहे हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनाने की बात थी उस पर फिर वो तटस्थ दिख रही हैं। लेकिन इसी के साथ जिन जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आवंटन हो रहा है वो भी हम आपको बता दें। पुरानी कारें स्क्रैप होंगी, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स बनेंगे, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2 का ऐलान किया गया है, उसमें 1,41,000 करोड़ का खर्च होगा। अगले 5 साल में स्वच्छ हवा, इस बार पोल्यूशन पर जोर है, 2,000 करोड़ उसके लिए आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य का बजट 94,000 से बढ़ाकर 2,23,000 किया गया है, ये बहुत बड़ा जंप है। 17 नए पब्लिक हेल्थ जो यूनिट्स है उनकी बातें शहरों के लिए। जल जीवन मिशन, ये प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे, स्वच्छता अभियान के बाद जल जीवन मिशन, इस सरकार का नल वाला टैप वाला पानी हर घर में पहुंचे, इसको लेकर सरकार बहुत गंभीर दिख रही है और वो आउटले एक तरह से आप कह सकते हैं इस पूरे बजट में दिख रहा है। लेकिन बात घुमा फिरा कर वहीं पर पहुंच रही है जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। क्या सोना और चांदी सस्ता हुआ है? ये कई लोगों के चेहरे पर खुशी लाएगा, लेकिन वहीं मोबाइल और चार्जर की कीमतों में इजाफा होगा। ड्यूटी जहां जहां बढ़ाई गई है वहां पर कीमतों में इजाफा होगा, लेकिन क्या मोबाइल और चार्जर पर ड्यूटी बढ़ाने से जो मेक इन इंडिया यानी इंडिया में जो मोबाइल्स बन रहे हैं, जो देसी कंपनियां हैं, उसको फायदा, उसको बूस्ट मिलेगा? इन सब पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। लेकिन जितना भी विपक्ष का इस वक्त क्रिटिसिज्म है बिजौन साहब, वो यही लेकर हो। मनीष तिवारी लिखते हैं कि जो पारिवारिक जो फैमिली सिल्वर है उसको आप बेच रहे हैं, मतलब जो आपके पास, वो भी उसको सोना चांदी सोना और डायमंड नहीं कह रहे हैं, फैमिली सिल्वर ही कह रहे हैं। उनको भी पता है कि बहुत ज्यादा कीमत उन चीजों की नहीं है उन कंपनीज की जिसको बेचने की बात हो रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो वित्त मंत्री का टॉकेथॉन था, लगातार वो बोलती गई, उसमें उनका कहना है कि वो सीरियसनेस नहीं दिखाई दी है। वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी को बड़ा करने का तो रोड मैप नहीं है, आप पारिवारिक चांदी जो आपने बचा के इतने सालों से रखा था उसको बेच रहे हैं। नहीं, हम तो सोचते हैं कि ये बहुत ही रियलिस्टिक बजट है। रियलिस्टिक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो आप संभव है, जो आप कर सकते हो, उसको कर रहे हैं। तो हम
बार बार यही चीज कह रहे हैं कि जो हमारे संपत्ति, पब्लिक सेक्टर क्या है, हमारे पैसे हैं, हमारे पैसे को यदि आप ठीक से उसको सही ढंग से नहीं उपयोग में लाए हो तो उसको आप उपयोग में लाइए। और क्या उपयोग में लाइए? उसको डिसइन्वेस्ट कीजिए। यदि कोई खरीदने वाले हैं उनको बेचिए, उस पैसे को लेकर और कहीं, जैसे पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, रेलवेज की मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, पीपीपी मॉडल की बात हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर का, इंश्योरेंस सेक्टर, इसलिए हमारे देश में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इतनी लो है कि हम लोग अभी तक 10% लोगों को भी इंश्योरेंस से कवर नहीं कर पाए। आप इसलिए भी प्रसन्न है कि आप ये बातें 3 साल से कह रहे थे, पहली बार अब जाके सरकार के समझ में आई या सरकार ने उनको इंप्लीमेंट किया करने का? लेकिन आप इस बात को भी दिया है। लेकिन आप इस बात को भी स्वीकार करेंगे कि भारत ने अभी तक अर्थव्यवस्था का जो सोशलिस्ट ढांचा पकड़ा है, उस सोशलिस्ट ढांचे के साथ ये वाली बातें मेल नहीं खाती हैं। हाँ बिल्कुल, हम सब इसलिए राजनीतिक तौर पे इनको जस्टिफाई करना इकोनॉमिक्स में राजनीति नहीं लाना चाहिए, इकोनॉमिक्स में राजनीति नहीं लाना चाहिए, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स लानी चाहिए। इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि आप कुछ भी चीज में इन्वेस्ट करते हो, वेदर पब्लिक करें या प्राइवेट करें, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होनी चाहिए जो मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मिनिमम 10% रिटर्न खोजते हैं। आज लेकिन पब्लिक सेक्टर का आप देख लीजिए, जितने आप सारे पब्लिक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, उसका रिटर्न नॉट इवन 2%, 8% इज लॉस। उस ढंग का पब्लिक सेक्टर क्यों रखना है? एम्प्लॉयमेंट में कोई नहीं फर्क होगा। आलोक जी, इनकी बात पे आपका एक कमेंट जल्दी से, फिर जैन साहब के पास देखिए, जब आपका पब्लिक सेक्टर कुछ आपको पलट के दे ही नहीं पा रहा तो उसको रखने की आवश्यकता क्या है? इस पब्लिक सेक्टर में वो कंपनियां हैं जो आपको कुछ नहीं दे पा रही हैं, उनके न दे पाने की वजहें हैं। इनमें से कोई कंपनी मुझे आज आप विनिवेश के खिलाफ क्यों लग रहे हैं? एक सेकंड जोशी साहब, आज मुझे आप डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश के खिलाफ क्यों लग रहे हैं? मैं डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ कतई नहीं हूँ। मैं ये डिसइन्वेस्टमेंट भारतीय जनता पार्टी की कोई कारगुजारी नहीं है, जिसका यही तो मैं कह रही हूँ कि आज लेफ्ट और कांग्रेस एक सुर में बोल रहे हैं। 1991 से शुरू हुआ था, बिल्कुल वो होना चाहिए। कांग्रेस को सरकार को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और बेसिक हेल्थ एजुकेशन में रहना चाहिए। The government has no business to stay in business. How would you rate your own performance, ma'am, out of 10? Ma'am, satisfied? Ma'am, are you satisfied with the... How would you rate your own performance, ma'am, out of 10? निर्मला सीतारमण रमन जाते हुए चेहरे पे मुस्कान थी, हालांकि देना चाहेंगे अपने ही परफॉर्मेंस को, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ दिए एक तरीके से। ऐसा लगता है थोड़ी देर के बाद जब औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब वो बात करेंगी, सवालों के जवाब देंगी। मौसमी सिंह उनसे सवाल पूछ रही थी। आलोक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ कतई नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ डिसइन्वेस्टमेंट हो, लेकिन कब हो, कैसे हो, कैलिब्रेटेड हो, उससे आपको लाभ हो और उस पैसे का आप क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सिर्फ ऐलान न हो। कई वर्षों से सरकारी कर्ज कम हो रहा है लगातार, अगर आप ध्यान से देखें, लेकिन पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। अगर आप वो कर्जा भी बढ़ाते रहें और डिसइन्वेस्टमेंट भी करते रहें तो इवेंचुअली जो बचा खुचा है सब कुछ बेचना पड़ जाएगा। आखिर में आप कहेंगे साहब ये दिल्ली में इतनी सरकारी इमारतें, इनको बेच दीजिए, हर इमारत का खरीदार मिल जाएगा। इसको इक्वेट कैसे कर सकते हैं आप? आखिर में अगर आपके पास बेचने को कुछ नहीं बचेगा तो आप क्या करेंगे? विनिवेश की बात तो लंबे समय से सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ, आप भी बोलते रहे, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। लेकिन बेचने के बाद उस पैसे का आप क्या करने जा रहे हैं? पहले बेचे तो सर, अभी तो बेचने में ही हाथ ये समेट लेते हैं। चाहे एयर इंडिया है, भारत पेट्रो है, मंत्री ने कहा है कि बजट पेश करने के बाद वो संतुष्ट हैं, वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। उम्मीद है प्रधानमंत्री भी संतुष्ट होंगे। वो अभी जाहिर सी बात है, अभी वो बयान आता होगा। लेकिन लेकिन सवाल यह है कि बजट सरकार अपनी संतुष्टि के लिए लाती है या देश की संतुष्टि के लिए लाती है? उन तमाम तबकों की संतुष्टि के लिए लाती है जिन्होंने पिछले 1 साल में जिनकी कमर टूट गई है, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनके काम धंधे ठप हो गए। एक छोटी सी बात कही थी कि राहत, बुजुर्गों को प्रणाम, 75 साल के लोगों को 75वीं सालगिरह पे प्रणाम। मिला क्या? आप मुझे वो बुजुर्ग बता दीजिए जो सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट पर गुजारा कर रहे हों और उनको इनकम टैक्स में रिलीफ की जरूरत हो। अब बहुत सारे बुजुर्ग अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। किसी का घर है जिसमें 1% उन्हें किराए पे दे रखा है। ऐसा हर आदमी इस दायरे से बाहर है। अब कौन बचेगा?
तो जिसकी जरा भी एक्स्ट्रा इनकम है उसको अपनी रिटर्न भरनी, तो राहत किसे मिली? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि ये तो काफी बड़ा कदम है कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से ही बंद कर दिया है। प्लीज अप्रिशिएट। लेकिन इस कैटेगरी के लिए, इस कैटेगरी के भी कई लाख लोग होंगे, कम से कम उनको फायदा मिला, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं उसमें बुराई नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इससे ज्यादा फायदा दे सकते हैं। सबसे बड़ा जो बात है, इसी ओल्ड एज के लोग मोस्टली डिपेंड करता है अपना सेविंग्स से, और सेविंग्स के जो जिस रफ्तार से इंटरेस्ट घट गया है, एक्चुअली मैक्सिमम सीनियर सिटीजन हमको एवरी डे अप्रोच कर रहा है कि आप कोई एक रास्ता दिखाइए कि हम लोगों को कैसे हमारा इनकम स्टेडी रहे, सस्टेनेबल रहे, ताकि वो चलते रहे जिस ढंग से हम अपना रोजी रोटी चलाते हैं। तो उस पर कुछ नहीं आया, उस पर टैक्स में रिबेट नहीं मिली, नहीं मिला, केवल रिटर्न भरने से राहत मिली। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उस पे हम लोग उम्मीद रखे थे कि सीनियर सिटीजन्स जो 60 इयर्स से ज्यादा, 75 तो बहुत दूर की बात हो गई, जैसे आप रिटायरमेंट किए 60 एंड अबव में कुछ ना कुछ ऐसा राहत हम लोग उम्मीद कर रहे थे जो नहीं आया। इसी हम सोचते हैं कि अब कोई किसी ढंग से सोचना होगा, जब पार्लियामेंट में डिबेट होगा इसको लेकर, तब हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि सोच लें। तो इसको हम लोगों को रखना चाहिए सामने, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घट रहा है बैंक्स का, और लोग अपने फिक्स डिपॉजिट पे अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, जो लोग रिटायर करते हैं, तो उनका कैसे होगा? तो हम उम्मीद ये इसलिए कर रहे थे कि उनका भी एग्जेम्पशन आए फ्रॉम टैक्स रिटर्न, नो टैक्सेस। क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आया है अभी। 10 में कितने नंबर? जो निर्मला जी से सवाल पूछा था आपसे पूछता हूँ। 6 देंगे हम। आप 6 देंगे, आप कितने देंगे? मैं तो 7 देने वाला हूं नंबर। 10 में 7 देंगे। आप कितने कंजर्वेटिव होके दिया है बिजॉन साहब ने, जैसे ध्यान रखिए कि बिजॉन साहब की सारी इच्छाएं पूरी हैं, फिर भी 10 में 6 नंबर दे रहे हैं, आप देख लीजिए। ये हम लोग सब दे रहे हैं, लेकिन बजट में 8 नंबर भी अगर आप दे देते हैं और सरकार को सुनाई पड़ता है तो वो मानती है कि 0 मिला है। क्यों? उनको 10 क्यों? 10 में 10 ही चाहिए। 10 में 10 चाहिए। हाँ। ये आजकल आप किसी कस्टमर सर्विस वाले का फोन आता है तो उससे पूछिए, वो कहते हैं, दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 10, क्या अगर टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव कर देती, कोई मिडिल क्लास को बड़ी छूट दे देती, तो क्या आप 10 में 10 दे देते उनको? मेरा ख्याल है कि मैं दे देता, क्योंकि वो एक बड़ा हिम्मत का फैसला होता ना, जिससे इस देश के एक बहुत बड़ी आबादी में उत्साह का संचार होता। चाहिए क्या इस समय? हौसला चाहिए। वर्ल्ड का लार्जेस्ट, बहुत से लोगों की जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है, वो उसे खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्या वो हिम्मत ये बजट दे रहा है? तो ये भाई शेयर बाजार वालों को कहां से आ रही है हिम्मत, मैं नहीं जानता हूं। हाँ। क्योंकि शेयर बाजार के बारे में पूछना चाह रही थी। मैं एक बात और कहूंगा, क्या डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश की वजह से इतना है? क्योंकि देखिए आप जितने प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, एक सेकंड, शंकर सिंह वाघेला ने लिखा है पूरा बजट एक लाइन में, सब बेचा जाएगा। अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ने भी तो एक वक्त पर डिसइन्वेस्टमेंट को आगे ले गए थे, और लेकिन अब वही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म का पॉइंट बन रहा है। उन्होंने साथ में क्या लिखा है? कांग्रेस का जो सवाल है वो इस पर है कि आप तो कहते थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। वो इस चीज को लेकर अब सरकार के ऊपर हमलावर हैं और होंगे आगे, कि आप ये वादा करके आए थे लेकिन कर रहे हैं उसके उलट। देखिए, देश बेचने का आप बोले अपनी बात। ये देश नहीं बिकने दूंगा का इससे कंपैरिजन मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है कि देश नहीं बिकने दूंगा में ये संपत्ति बेची जा रही है। क्योंकि और खास तौर पर कोई कॉमन मैन कहे तो कहे, उन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं कहना चाहिए जिन्होंने इस इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम में सहमति भरी हुई है, IMF में जाके उनके मंत्रियों ने सिग्नेचर किए हुए हैं, उनको नहीं कहना चाहिए। तो देश बेचना नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो आज बातें आ गई हैं पिछले साल भर में, को तो सबसे बड़ा टिकट इकोनॉमिक रिफॉर्म माना गया था, और ये तमाम सरकारों ने माना है। लेकिन सवाल तो इस सरकार की उस ईमानदारी पर भी है, क्योंकि आपने पिछली बार भी एयर इंडिया और भारत पेट्रो का किया है, वो अभी तक आप खत्म नहीं कर पाए हैं। जो टारगेट आप सेट करते हैं उसको आप मीट कर पाते हैं या नहीं, लेकिन यही क्रिटिसिज्म का फिलहाल सबसे बड़ा पॉइंट है। अंशुमन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से बिजॉन साहब। नहीं, हम बोल रहे हैं कि एटलीस्ट इंटेंट तो आ गया सामने, और उन लोगों ने प्रोसेस भी शुरू कर दिया डिसइन्वेस्टमेंट का। टेंडर इशू हो गया है, कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का काम शुरू हो गया है डिसइन्वेस्टमेंट का। तो हम सोचते हैं कि ये बहुत करेजियस डिसीजन है कि आप फिर से कमिट किए हो कि अब आगे बढ़ेंगे और सही रफ्तार से बढ़ेंगे। तो अब हम लोगों को केवल वही देखना है कि अब 100% आप जो अपना टारगेट फिक्स किए हो उसको आप ला सकोगे कि नहीं, और उसको लाकर किस ढंग से मॉडर्नाइज करोगे, किस ढंग से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, ये हम लोगों को देखना। अंशुमन जी, जल्दी से आपसे कमेंट, क्योंकि अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ी 3 बातें आपको क्या दिख रही हैं इस बजट में,
और अगर आप आउट ऑफ 10 मार्क्स देना चाहें यहाँ पर तो सब अंजना, बजट की सबसे बड़ी बात यह है कि शायद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के बाद पहली बार किसी सरकार ने प्राइवेटाइजेशन का इतना बड़ा प्रोग्राम घोषित किया है। आप बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, लिख रहे हैं सेल। वो प्राइवेटाइजेशन का सबसे सेल ही है। आप बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन से आदमी फिर भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जैसे ही आप नहीं, दोनों चीजें सुना, मेरी बात तो सेल लगा दी है, सब बेच रही है सरकार। पूरी दोनों बातें सुनी, सेल भी है और प्राइवेटाइजेशन भी है। एसेट मोनेटाइजेशन के नाम से पूरी पाइपलाइन बनाई गई है जिसमें आउटराइटली सरकार बंदरगाह और ट्रांसमिशन लाइनें, रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हिस्से बेचेगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है भारत में जब आउटराइटली सरकार एसेट्स का मोनेटाइजेशन करने जा रही है और जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाएगी। ये पहली बड़ी घोषणा है। और प्राइवेटाइजेशन के लिए पूरी अलग सीरीज है जिसमें बैंक्स हैं, जिसमें पोर्ट हैं, जिसमें 2 प्राइवेट बैंक है, पोर्ट है। मैंने दोनों चीजें कही आपसे, प्राइवेटाइजेशन भी और सेल भी है, क्योंकि सेल इसलिए जब मोनेटाइजेशन करने जा रहे हैं तो आप एसेट सामने रख रहे हैं जो बेचेंगे। ये अच्छा किया, बुरा किया? ये इस बजट की सबसे बड़ी खासियत और सबसे अच्छी बात कह रहे हैं, सबसे बहादुरी भरा फैसला है। लेकिन इसमें एक सवाल बड़ा है कि इस माहौल में सरकार कितनी चीजें बेच पाएगी, क्योंकि पिछले साल जब सेंसेक्स 50,000 करोड़ पे था तब सरकार केवल 30,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट कर पाई, जबकि दुनिया भर के निवेशक पता नहीं कितना पैसा बटोर के बाजार से ले गए। सरकार अपना LIC जो उसका रत्न है, सबसे बड़ी बीमा कंपनी, उसको भी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पाई। तो बड़ा सवाल है। दूसरी जो 3-4 बड़ी और घोषणाएं हैं, सरकार बैड बैंक की तरफ बढ़ रही है। सरकारी बैंकों के जो फंसे हुए कर्ज हैं उन्हें रिस्ट्रक्चर करने के लिए एक नई कंपनी बनाई जा रही है। अभी तक भारत में सरकारों ने कभी, वो प्राइवेट होगा या वो सरकारी सरकार बना रही है। क्योंकि मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कल मुझे कहा था कि हम चाहते हैं कि वो प्राइवेट रहे तो बेहतर रहेगा, लेकिन वो सरकारी रहे। प्राइवेट है अंजना जी, भारत में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज पहले से चल रही है प्राइवेट, और पिछले 10 साल से चल रही है। उनका परफॉर्मेंस मिक्स है, सरकार खुद बनाने जा रही है। ये बैड बैंक वाला कॉन्सेप्ट अगर 2 सरल लाइन में हमारे दर्शकों को समझा दें, क्योंकि सब ये समझना चाहिए बैंक सुधार की तरफ भी बढ़ते हुए। बैंक के पास करीब 9 से 15 लाख करोड़ रुपए के फंसे हुए कर्ज हैं, जो अगर उनकी बैलेंस शीट से नहीं हटे तो वो डूबने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। अभी इसका प्रस्ताव क्या होगा, वो कंपनी कैसे काम करेगी अलग बात है, लेकिन सरकार ने ये सजेस्ट किया है, प्रस्ताव किया है कि एक कंपनी बनाई जाएगी जो एक तरीके का बैड बैंक होगा, जो इनके फंसे हुए कर्ज खरीदेगा और बाजार में उसे बेचेगा। बैंकों का बोझ हल्का होगा, उनका कीचड़ साफ होगा उनके एसेट्स में। तीसरी जो इंपॉर्टेंट घोषणा मैं बता दूं, 2-3 और इंपॉर्टेंट घोषणा है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट घोषणा है कि भारत में पहली बार गोल्ड एक्सचेंज बनने जा रहा है। ये बड़ी घोषणा है, क्योंकि गोल्ड की ट्रेडिंग शुरू होना भारत में ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, और इसके लिए एक रेगुलेटर से भी रेगुलेशन बनाएगी। भारत में गोल्ड एक्सचेंज खोला जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म की घोषणा है। तीसरी जो बड़ी घोषणा, ये आम आदमी को कैसे इम्पैक्ट करेगा? सरकार के जो मुखर आलोचक हैं उन्होंने साफ-साफ कहना शुरू कर दिया है कि ये कॉर्पोरेट का बजट है, ये आम आदमी का बजट नहीं है। इसमें महंगाई के लिए कुछ नहीं है, इसमें आम आदमी को राहत देने के लिए कुछ नहीं है। टैक्स तो भूल ही जाइए, उसमें तो सरकार बात ही नहीं करती कभी। क्या आपको लगता है गोल्ड कॉर्पोरेट का एक्सचेंज बजट? समझा दीजिए आम आदमी को कैसे गोल्ड एक्सचेंज इसमें भी आते हैं। सरकार हमेशा बजट के 2 हिस्से होते हैं, एक बजट का हिस्सा पॉलिसी रिफॉर्म होता है, दूसरा हिस्सा बजट की फ्रीबीज और पॉपुलिज्म होता है। हम दोनों पे बात करते हैं। गोल्ड एक्सचेंज का मतलब है कि भारत में अगर गोल्ड की ट्रेडिंग शुरू होगी तो निवेश के मौके खुलेंगे। आपको घर में सोना रखने की जरूरत नहीं होगी, नए प्रोडक्ट आएंगे, आप उनको सेल करेंगे। और भारत में गोल्ड की चूंकि सबसे बड़ी ट्रेडिंग है, दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिटर कंट्री है, तो उस हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। ये कब तक सामने आता है ये देखने की बात है। घर में लोग सोना रखते हैं, उसी में इन्वेस्ट करते हैं, ये हिंदुस्तानियों की मानसिकता है, उनके लिए बड़ी खबर है। ये एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। इसके अलावा जो बात रोहित ने कही, स्वाभाविक सी बात है, सरकार ने टैक्स पेयर्स के लिए कुछ नहीं किया बजट में, लेकिन उसकी सच्चाई आप बजट के बाकी आंकड़ों में देख सकते हैं। भारत का राजकोषीय घाटा इस साल 9.5% है। मतलब स्केरी है। 20-21 में 9.5% वित्तीय घाटा, 9.5% इस साल, और अगले साल 7% है, जो कि पता नहीं कहाँ जाएगा, पता नहीं। स्केरी फिस्कल डेफिसिट है, और इसीलिए उन्होंने कहा टारगेट करेंगे 6.8 करेंगे, लेकिन 6.8 अगले साल मिलेगा ये पता नहीं है। इसीलिए इतना बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की जा रही है। बजट के कई सारे रहस्य भी पर्दे में है। एक सेस पर्दे में है, सेस पर्दे में हमें पता नहीं, फाइनेंस बिल जब आएगा तब पता चलेगा। अगर ये सेस ओवरऑल सारे टैक्सेस पर लगा, कस्टम्स पर, GST पर, इनकम टैक्स पर, तो ये बहुत बड़ा सेस होगा। वो सेस क्या दर होगी हमें पता नहीं, फाइनेंस बिल का हम इंतजार कर रहे हैं। कस्टम ड्यूटी में एक पूरी नई पॉलिसी आने वाली है, जिसका संकेतिक 1 अक्टूबर के बाद देश में कस्टम ड्यूटीज बड़े पैमाने पर बढ़ेंगी। यानी कि जो महंगाई आपको बजट के बाद नहीं दिखाई देगी, वो 1 अक्टूबर में जब इंपोर्ट ड्यूटी मोबाइल और चार्जर का जो ये ड्यूटी की बात आप करें, थोड़ा स्पेसिफिक 2-3 चीजों पर। सोना चांदी तो सस्ता होगा, वो हमें पता चल गया। ये मोबाइल और चार्जर का महंगा होना, ड्यूटी बढ़ाना, उसका क्या तात्पर्य? ऑटो पार्ट्स पे, सिलेक्टिव ऑटो पार्ट्स पे ड्यूटी बढ़ना, इससे कैसे अफेक्ट होगा? सरकार ने उन चीजों को चुना है जिन चीजों की भारत में खपत भी ज्यादा है, और भारत में उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है आत्मनिर्भर भारत के तहत। और इसलिए मोबाइल
पे ड्यूटी के आपके पार्ट्स पर और ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ी है, जिसका असर हमें मोबाइल और ऑटो पार्ट्स की कीमतों पर दिखाई देगा। पर कस्टम ड्यूटी का ये आधा बजट है, ये कस्टम ड्यूटी का आधा बजट है जो उन्होंने पढ़ा है, आधा फिनांस बिल में है और आधा 1 अक्टूबर को आएगा जब हमारे पास कस्टम ड्यूटी की नई पॉलिसी आएगी। तो इसलिए ये बजट अभी डेवलपिंग बजट है। फिलहाल अभी जो इस बजट की सबसे बड़ा कंसर्न है, अगर आप इसे टॉप लाइन देखें, सरकार अपने खजाने को लेकर बुरी तरह परेशान है। 4 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर इस साल एक्स्ट्रा हुआ है। 9.5% का फिस्कल डेफिसिट इंडिया ने अपने हाल फिलहाल के 25 सालों में कभी नहीं देखा। 9.5% बहुत होता है फिस्कल डेफिसिट। लेकिन ये सर लॉकडाउन का भी दौर था, ये लॉकडाउन था, इसलिए अभूतपूर्व परिस्थितियां थी, महामारी का दौर। इसका मतलब हम ये समझें कि आप अगर देश की बेहतरी में अपना योगदान देना चाहते हैं तो 85 रुपए से 90 रुपए भी पेट्रोल हो जाए तो बुरा ना मानो। बिल्कुल, बिल्कुल। गैस सिलेंडर आपका 700 रुपए से बढ़ के 750 या 800 रुपए भी हो जाए अगले 6 महीने में तो फिर आवाज ना निकाले। हाँ, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें महंगी हो जाए। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से आपका मोबाइल महंगा हो जाए, आपके लिए ऑटोमोबाइल महंगे हो जाए, ये सारी चीजें भी महंगी हो जाए तो बुरा ना माने, क्योंकि ये जो इस साल की स्थिति है, बाकी आंकड़े तो बजट के डेटा देखकर आपको समझ में आ जाता है कि जब इतना घाटा है सरकार के पास तो कहां से पिछले साल के हिसाब से सरकार कितना खर्च बढ़ा पाई। 34 लाख करोड़ रुपए खर्च था, इस साल 35 लाख करोड़ रुपए हुआ, क्योंकि 30 से 34 पहले ही हो गया था। मैं आपको बेसिक मोटे नंबर बता रहा हूँ, ये मोटे नंबर है बजट के जो सामने दिख रहे हैं। इसलिए इस साल निगाह इस पर होगी कि आपसे कितना लिया जाए, आपसे कितना लिया जाए, चाहे वो एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए, चाहे वो पेट्रोल डीजल पे टैक्सेशन के जरिए, चाहे कस्टम ड्यूटी के जरिए। सरकार के लिए भी राजनीतिक रूप से अगला बजट ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये बजट उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हो सकता है अगर इस साल सरकार बफर बनाएगी तो अगले साल। लेकिन उससे क्या गारंटी है कि आत्मनिर्भर भारत को पुश मिलेगा? जो ये मोबाइल या इन चीजों पर आप ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, उससे क्या वाकई पुश मिलेगा? अभी कोई पुश नहीं मिलेगा अंजना जी, और ये बजट ये भी स्वीकार कर रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर आप बजट की पूरी स्पीच सुने, बजट ये मान रहा है कि डिमांड नहीं बढ़ेगी। हाँ। अगर डिमांड बढ़े, अगर आप लोगों के हाथ में पैसा छोड़े, अंजना जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आप जो फार्म सेक्टर है, फार्म सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट्स वो लोग पाथवे बनाए हैं फिशरीज पे, उसी डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर, तो उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि कीमत घटेगी लोगों का। और एक सेकंड, ये खबर भी दर्शकों को बता दें, बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए कृषि सेस लगाया गया है। देखिए आ गया ना। और देखिए, आप पहले से आप 69% का टैक्स आप ले रहे हैं पेट्रोल पर, 58% आप ले रहे हैं डीजल पर। टैक्स ऑन टैक्स हो गया ये। आप सोचिए कि भारत में सरकार ने पिछले साल अपना नेट रेवेन्यू सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल से कमाया, 41% की ग्रोथ थी, जबकि पेट्रोल डीजल पिछले साल से कम बिके। लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोल दीजिए कि आपका घाटा हो रहा है, आपको पैसा चाहिए, और अब पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन ये कहा गया है कि सेस का ग्राहकों पर असर नहीं होगा। तो क्या ये राज्य सरकारें देंगी? कंपनियां देंगी, हो सकता है कंपनियां ने। अभी इसकी क्लैरिटी आने डिटेल के लिए इंतजार करना होगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल ये जानकारी साथ में दी गई है कि ये जो 2.5 रुपए का इजाफा पेट्रोल पर है और डीजल पर 4 रुपए का, इसका जो लोड है एक तरह से वो ग्राहकों पर ये सेस नहीं देना होगा, उन पर असर नहीं होगा। थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। कितने दिन? थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं कि इस पर क्लैरिटी आए। कितने दिन ग्राहकों को नहीं देना? कहना मुश्किल है, क्योंकि आपकी कंपनियां भी कितने दिन ग्राहक तक पास नहीं करेंगी? क्योंकि कंपनियां जैसे ही ड्यूटी और कास्ट बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की संभावना इस साल जो हमको चार्ट मिल रहे हैं उसके हिसाब से, तो अगर वो बढ़ेगा तो कंपनियां पास ऑन करेंगी। फिलहाल ये कंपनियों के रिजर्व से पैसा निकाला जा रहा है। कंपनियों के पास जो कैश बैलेंस है, जो उन्होंने इस दौरान बचाया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों से, उससे निकाला जा रहा है पैसा। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें तो वैसे ही रिकॉर्ड है इंडिया में, इतना हाई टैक्सेशन है, ऑल टाइम हाई है इस वक्त इंडिया में। ऑलमोस्ट 50% कॉस्ट है, 50% टैक्सेशन है। मेरा सवाल इम्पोर्ट ड्यूटी वाली बात है, इम्पोर्ट ड्यूटी वाली बात तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी अभी टेम्परेरी बढ़ेंगी, हो सकता है कुछ चीज़ें महंगी हो जाएं, लेकिन सरकार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। तो जिस तरह मान लिया कोविड वैक्सीन हम देखिए 1/4 रेट पर प्रोड्यूस कर पाए, तो उनका ध्येय यही है कि हम अपने देश में प्रोडक्शन करें ताकि सस्ती हम मोबाइल फोन भी दे सकें, मोबाइल चार्जर भी दे सकें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी दे सकें। आत्मनिर्भरता कब है? वो मनीष तिवारी ने जो टर्म यूज की, फैमिली सिल्वर को बेच के पैसा कमा लेना आत्मनिर्भरता है, या उस पैसे से अपने पैर पे खड़े होकर इतना पैसा हर बार कमाते रह पाने की स्थिति में आ जाना आत्मनिर्भरता? देखिए 2 लाख करोड़ अगर बेचेंगे तो देखिए 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से, इंफ्रास्ट्रक्चर से डेफिनेटली आगे कमाई होने वाली है। इट इज गोइंग टू ब्रिंग मोर डिमांड बढ़े, लेकिन देश के अंदर बनी चीजों का अभी करंट ईयर में 80,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट बाकी है, जिसके लिए बॉन्ड आने हैं। ये भी बता के गई है 12 लाख करोड़। हाँ देखिए, तो बोरोइंग की बात है, डिसइन्वेस्टमेंट, दो बोरोइंग कहीं जाएगी ना वापस। देखिए अगर 9.5% का डेफिसिट है जैसा भाई साहब ने बताया, तो डेफिसिट कोई अभूतपूर्व बात है,
नहीं, ये उन्होंने खुद ऐलान किया है वित्त मंत्री ने बताया, वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में फाइनेंशियल ईयर में 9.5% है, कह रहे हैं और ये भी सर एडवांस एस्टीमेट है। ये नवंबर तक का एस्टीमेट है, दिसंबर तक का। अभी अगले 3 महीने में कितना होगा? सरकार इस साल 12 लाख करोड़ रुपए की बोरोइंग करेगी। 12 लाख करोड़ की बोरोइंग बहुत होती है भारत में। आप जीडीपी के कंपैरिजन में नंबर देखने की कोशिश करिए। जीडीपी का 9.5% फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया? 12 लाख करोड़ के आसपास फिस्कल डेफिसिट हो गया। आपका 200 लाख करोड़ का तो जीडीपी है केवल टोटल। उसके रेशियो में अगर आप देखने की कोशिश करें तो इस लेवल का 18 लाख करोड़ का इस लेवल के फिस्कल डेफिसिट के लिए सरकार टैक्स लगाती, कोई रास्ता नहीं था, डिमांड क्रैश कर जाती, तो एसेट सेल है। पर एसेट सेल को अभी पिंच ऑफ साल्ट के साथ लीजिए। पिछले साल सरकार नहीं कुछ बेच पाई इतने अच्छे स्टॉक मार्केट में, तो इस साल कैसे बेचेंगे? बहुत बेचना है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से देश को फायदा ही होगा। स्मॉल कमेंट, टैक्स लगाते तो बहुत नुकसान होगा। सुरेश सर, अनोखा बजट, पेपरलेस बजट कैसे देखते हैं पूरे बजट के स्पीच? बिना कुछ बोले चले गए अंजना, बिना कुछ बोले लगता है ट्वीट करेंगे। चलिए ट्वीट का इंतजार कर सकते हैं। जब ज्यादातर तक पाल वहां पर कुछ बोल रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनाते हैं, एक-एक करके प्रतिक्रियाएं अब आनी शुरू होंगी। सभी को इंतजार है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में जैसा कि बता रहे थे, कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया था, लेकिन कि किस तरह की उनकी उम्मीदें हैं बजट के पहले। लेकिन वहां से उन्होंने लिखा, जवान को, किसान को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आप पैसा दीजिए तो इस बिना बजट रिस्पॉन्स दिए अभी शायद कुछ समझकर फिर लिखना चाहते हैं। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसे ही राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं उनको कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये जो हेल्थ सेंटर्स की बात है, आप देखिए जो बड़ी तस्वीर जिसकी बात सुबह से हो रही थी, क्या वो बड़े बदलाव होते हुए दिख रहे हैं? एक एक करके कमेंट लेते हैं। आपके साथ जैन साहब शुरू। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बदलाव की तरफ हम लोग जा रहे हैं, खासतौर पर हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, और इवन देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इन्होंने स्मॉल कंपनीज को देखे उसके लिमिट को बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। 1% कंपनीज की अनलिमिटेड टर्नओवर, अनलिमिटेड कैपिटल का साइज कर दिया है। ये सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को सरफेसी का फायदा दिया है। ये सारी चीज़ों से फायदा होने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आयुष हुआ, आयुष पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। अब हेल्थनेस प्रिवेंटिव केयर में ज्यादा आएगा। उसी प्रिवेंटिव केयर में इनका फोकस, इसलिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को ध्यान दिया जा रहा है ताकि उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि लोगों को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ना हो हेल्थ केयर में। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और जब पेट्रोल और डीजल को लेकर जो अभी हम लोग चिंता कर रहे थे, अंशुमन जी, आलोक जी, आप भी, और हमारे दर्शकों के लिए भी बता दें, जो वित्त मंत्री ने ऐलान किया है उसके मुताबिक पेट्रोल डीजल पर AIDC, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस और बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो घटा दिए गए हैं ताकि ग्राहकों पर जो अभी 2.5 रुपये और 4 रुपये बढ़ाया गया उसका असर ना आए। यानी कि उसको बैलेंस आउट करने की सरकार ने कोशिश की है। वेरी गुड प्लान लेके सरकार ये बहुत अच्छा है। बिकॉज देखिए, आप जब भी कोई सेस लेते हो इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको कोई इमरजेंसी नीड है, लेकिन आप वो पैसे लेने के बाद यदि आप यूज नहीं करते हो तब तो वो लेना बेकार है ना। तो आप क्यों ले रहे हो उस पैसे को? तो अब इसमें रैशनलाइज किए हैं कि हम यदि लेंगे कंज्यूमर से नहीं लेंगे और कंज्यूमर को हम वो बर्डन नहीं देंगे और हम उसको यूज करने की कोशिश करेंगे जो अब हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम सेस को उस ढंग से लेंगे ताकि कंज्यूमर तक ना पहुंचे उस बर्डन। तो ये तो अच्छा एक तरीका है मोबिलाइज करने का फंड को। और हम उम्मीद करते हैं कि इस फंड से जो फार्म सेक्टर को डेवलपमेंट लाना है वो उस तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर में वो निवेश करेंगे। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जो आ रहा है फिलहाल त्रिपाठी जी, वो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर ही है। लेफ्ट पार्टियां तो कर ही रही है, स्वाभाविक सी बात है, पर दिलचस्प ये है कि कांग्रेस पार्टी भी लिख रही है। ये स्वाभाविक सी बात है। डिसइन्वेस्टमेंट भारत में पॉलिटिकल हार्ड पोटैटो है हमेशा। जो सरकार सत्ता पक्ष में होती है वो जस्टिफाई करती है, जो विपक्ष में होती है वो बेचने को अपोज करती है। बीजेपी और कांग्रेस के स्टैंड पार्लियामेंट में क्लियर हैं, डिबेट में, रिकॉर्ड में। जब वाजपेयी ने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया था और अरुण शौरी उस समय डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हुआ करते थे, तब के दृश्य आपको पार्लियामेंट के याद होंगे कि था। उसके बाद कांग्रेस ने कुछ का डिसइन्वेस्टमेंट किया तो बाकी के लोगों ने अपोज किया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरकार, अगर आप इसे मैक्रो पिक्चर में देखें ना, तो सरकार के पास कितना कम विकल्प हैं, ऑप्शन नहीं है सरकार के पास इस मंदी में रेवेन्यू जनरेट करने के। लोगों के हाथ में पैसा छोड़ने तक के ऑप्शन नहीं है। इस समय जब हमें चाहते थे कि लोगों के हाथ में पैसा जाए, आप इस बजट से चाहते क्या थे रोहित? आप इस बजट से चाहते थे क्या, जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे में कल लिखा गया कि सेंचुरी में पहली बार ऐसी मंदी आई है, तो सेंचुरी में पहली बार बजट होना चाहिए था। मंदी आई, स्थिति आप इस बजट से चाहते क्या थे? जो 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं वो इसके बाद लौटना शुरू हो जाए,
और जिनकी टैक्स तनख्वाहें काटी गई हैं पूरे देश में 50-60% लोग एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरीज 25 से 30%, तो वो इसके बाद रिस्टोर होना शुरू करें। यही दो चीजें आपको चाहिए थी, और यही वो इंजन है जिससे इकोनॉमी में डिमांड आएगी, क्योंकि आपकी 200 लाख करोड़ की इकोनॉमी में 170 लाख करोड़ तो केवल पब्लिक खर्च करती है, सरकार का तो छोटा सा हिस्सा है, तो बजट से कुछ बदलता नहीं। वो चीज हैंडल कर पाने में वित्त मंत्री को इतनी मुश्किल हुई इस बार, ये दिखता इस बजट से। क्यों एक ही रास्ता दिखा, दें कैसे, वो दें कैसे, क्या दें, आपके हाथ में कौन सी चीज छोड़ दें? बाकी जितनी घोषणाएं हैं वो तो घोषणाएं हैं, वो तो बजट के कंटिन्यूस प्रोविजन है। तो आज जो हाथ है, में क्या छोड़ें आप? आज बिजॉन साहब, सरकार को मनमोहन सिंह की बात याद आ रही होगी कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते। नहीं बिल्कुल। अब देखिए, जिसके लिए उनका इतना क्रिटिसिज्म हुआ। मनमोहन सिंह जी एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनको पूरा मालूम है कि कैसे इकोनॉमी को मैनेज करना है, लेकिन फिर पॉलिटिकल चीज को आप लेके आ जाएंगे इकोनॉमिक्स में, तो जिस ढंग का हम लोग बर्दाश्त किए इतने साल तक। बिजॉन साहब, देश को इकोनॉमिस्ट नहीं चला रहे, देश को पॉलिटिशियन चला रहे। नहीं, और आप इस बात को जानते हैं, हमारे देश में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को अलग अलग रख के आप नहीं चल सकते। पॉलिटिशियंस को ये समझना होगा कि हमको सही एडवाइजर्स रखना चाहिए, जो सही ढंग का एडवाइस करें, जो आज दिख रहा है। आज सही ढंग के एडवाइजर्स रखे हैं सरकार के पास। अंजना जी से कौन जानेंगे, आप तो जाके इंटरव्यू किए उनको। एक सही व्यक्ति हैं जो समझते हैं इकोनॉमिक्स को और सही ढंग से मार्गदर्शन दे रहे हैं सरकार को। तो हम लोग को ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि सरकार अब वो करेजियस डिसीजंस ले रहे हैं जो अब तक नहीं ले रहे थे, ऑलवेज पॉलिटिकल डिसीजंस पे चले जाते थे। लेकिन वो सवाल है ना जो पूछ रहे हैं त्रिपाठी जी कि बिके भी तो, क्योंकि अटक गया ना, तो उसके लिए माहौल बनाना होगा। देखिए, उसके लिए माहौल, देखिए अंजना जी, उसके लिए माहौल बनाना होगा। रिफॉर्म्स जो लाए जा रहा है वो माहौल बन रहे हैं। देखिए, आप प्लीज मार्क कीजिए, जो आम लोगों का जो डिडक्शंस होते थे उसमें कई कंपनीज वो पैसे नहीं जमा करते थे सरकारी खाते में। अब इस बजट में आया है कि आप यदि नहीं जमा करोगे तो आपके ऊपर बहुत सारे दंड पड़ेगा। तो लोगों में डर पैदा कर रहा है कि आप लोगों का पैसा लेकर और यदि खजाना में नहीं जमा कर रहे हो तो आपके ऊपर बहुत कड़ा सजा दिया जाएगा। तो ये बातों को कभी भी पॉलिटिकल रूप से लोग नहीं लाए। अभी इससे थोड़ा सा हटते हुए एक सवाल और है मेरा, क्योंकि कोरोना के बाद दूसरी बड़ी सबसे चुनौती इस समय जो सरकार के सामने आई वो है किसान आंदोलन की। और ये माना जा रहा था कि आज के बजट में सरकार किसानों को लेकर कुछ ऐसे बड़े प्रस्ताव ला सकती है, कुछ पंप इन कर सकती है चीजें, जिससे किसान को डायरेक्ट मदद मिले, किसान को डायरेक्ट फायदा मिले और लोगों में ये मैसेज जाए कि सरकार जो है वो किसान का हित चाहने वाली सरकार है, ताकि इसको डिफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल हो सके। तो क्या आपको ऐसा कुछ दिखता है? तो किया तो बहुत बड़ा है, वही पूछ रहा हूँ, क्या इनको ऐसा कुछ दिखता है? आपको दिख रहा है? क्या इनको दिख रहा है? इनसे भी तो पूछना है। फिर वही सवाल, घोषणा संभावना ये थी कि सरकार शायद किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी करेगी सीधा पैसा देने के लिए। बाकी जितनी योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी इन्हें तो आप लेवल बदल दीजिए, ये पिछले सालों से चलती रहती हैं कि आपको पैसा देना। इंपॉर्टेंट ये था कि क्या सीधे इनकम ट्रांसफर की जो व्यवस्था शुरू की गई थी वो होगी। बजट में पैसा नहीं है, और अगर सरकार करना भी चाहेगी इनकम ट्रांसफर तो अगले साल करेगी क्योंकि वो बजट होगा चुनाव से पहले। कृषि के लिए क्या किया है जल्दी से? देखिए, कृषि के लिए सबसे बड़ी बात देखिए इंडिकेट की उन्होंने कि कितनी भारी मात्रा में खरीदारी की है। जैसे वीट की परचेज लास्ट से 52,000 करोड़ की, इस बार 75,000 करोड़। 15% टोटल प्रोड्यूस का 13-14% एमएसपी पे खरीदा जाता है। उस खरीदारी का मतलब कोई नहीं, अल्टीमेटली केवल भारत सरकार 15% खरीदा जाता है। एक लिमिटेशन वो आंकड़ा भी आप 2013 से कंपेयर कर रहे हैं। पिछले साल का आंकड़ा है, पिछले साल से कंपेयर किया, पिछले साल से 50% ज्यादा खरीद है सर। नहीं सर, फर्क ये भी अनाउंसमेंट किया ना क्या होगा। पैसा तो पेड़ों पर नहीं लगता, ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा, तो पैसा तो 25,000 करोड़ बजट में से निकला है। आप समझिए इस बात को। ठीक है, एक सेकंड आप सबको टोक रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने तो यहाँ पर तमाम प्रतिक्रियाएं सुना दी है। आइए अब आपको सुनाते हैं टैक्स को लेकर और किसानों के मुद्दे पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जल्दी से आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। Presently, an assessment can be reopened up to 6 years and in serious tax fraud cases for up to 10 years. As a result, taxpayers have to remain under uncertainty for a very long time. I therefore propose to reduce this time limit for reopening of assessments to 3 years from the present 6 years. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above.
for senior citizens who only have pension and interest income. I propose exemption from filing their income tax returns. Agriculture. Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, a total amount paid to farmers in 2013-14. Honorable Speaker, sir, the data that I give now is important for all honorable members to kindly hear. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. Honorable Speaker, sir, in the case of pulses, the amount paid in 2013-14 was 236 crores. In 2019-20, this was increased to 8,285 crores. Now in 2021, it is at 10,530 crores. More than 40 times increase from 2013-14. The receipts to cotton farmers have seen a stupendous increase from 90 crores in 2013-14 to 25,974 crores I'm giving you data as of 27th January 2021. This is bound to increase from 90 crores for cotton farmers in 2013-14 to 25,974 crores in 2021. All the details in complete narration is available in Annexure 4 to my speech. तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, उनकी बातें बड़ी आपने सुनी हैं अभी अभी। अब अंशुमन तिवारी जी, रेट्रो टैक्स को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। हाँ, ये कितना बड़ा तबका है जिसको ये असर करेगा, और क्या इसको ये बड़ी शिकायत थी टैक्स पेयर्स की कि उनके पुराने मामले खोले जाते हैं। तो जो वित्त मंत्री ने घोषणा की उस हिसाब से पुरानी सीमाएं थी कि 6 साल पुराने मामले खोले जा सकते हैं, केवल 3 साल पुराने मामले खोले जाएंगे, और अगर सीरियस टैक्स इवेजन है तो 10 साल वाला एक्सेप्शन रहेगा। पर ये बड़ी डिमांड थी और रेट्रो टैक्स को लेकर काफ़ी सवाल भी उठते थे इसे लेकर। तो इसमें ये अगर ये नियम, अभी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है उसमें क्या चीज़ें आती, लेकिन उन्होंने घोषणा की है। एक दूसरी घोषणा जो टैक्स से रिलेटेड वो ये है कि जो 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उन्हें अगर वो पेंशन और इंटरेस्ट से इनकम लेते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना होगा, यानी वो रिटर्न भरने की शर्त से उनकी मुक्ति हो गई। बहुत इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये पिछले साल तक यानी आने वाले साल को पूरा करेंगी तो 6 लाख करोड़ की हो जाएगी, और ये देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाली इंडस्ट्री है। अब इसमें और दूध में शक्कर है, स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर हुई है। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेनिफिट्स काफ़ी बड़े हैं, और इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो अभी वर्ल्ड के सभी ब्रांड्स हमारे देश में प्रेजेंट है, मर्सिडीज से लेकर ऑल बिग मैन्युफैक्चर आ रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी इनकरेज कर रहे हैं। और कल अभी आने वाले 4-5 दिन में, अगले सप्ताह में शायद मीटिंग तय हुई है, प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र राघवन साहब, नीति आयोग और हमने, ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, ये लिथियम आयन हमारे देश में नहीं है,
तो इसका अल्टरनेटिव जो है एयर आयन और अलग दूसरे मेटल के आयन, एल्यूमिनियम या स्टील आयन, तो इसके आधार पर हमारी बैटरी बने और इसमें रिसर्च हो ताकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है स्वावलंबी बने और हम लोग हमारे वर्ल्ड में हमारी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें कोई इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो अभी पहली बात तो ऐसी है कि हमने लिथियम आयन बैटरी हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो इसका भी काम हमने शुरू किया है। ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हुई है इसमें 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल जो है जो 20 साल से पुराने हैं ये स्क्रैप हो जाएंगे। तो जो गाड़ी स्क्रैप करेगा वो नहीं लेने वाला ही है, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। 34 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर देन 15 ईयर्स एंड 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर देन 20 ईयर्स। बाद में 17 लाख मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल, 17 लाख ओल्डर देन 15 ईयर्स विदाउट वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट। अब ये 17 लाख और ये संख्या जो है ये मैं जो देख रहा हूँ ये करीब 1 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल है। ये पोल्यूशन कर रहे थे क्योंकि जितना पुरानी टेक्नोलॉजी है वो एयर पोल्यूशन भी कर रहे थे, फ्यूल भी ज़्यादा खा रहे थे। तो अब ये और अदर ओल्डर व्हीकल पोल्यूट 10 to 12 टाइम्स मोर दैन फिट व्हीकल, यानी 10 से 12 गुना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे थे। तो पहली बात तो ऐसे कि रिड्यूस पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड डिफेक्टिव व्हीकल्स ऑन रोड, ये पहला एडवांटेज में पोल्यूशन कम होगा। दूसरा एडवांटेज 25 से 30% रिडक्शन इन व्हीकुलर एयर पोल्यूटेंट्स, इसमें इसकी कमी होगी। तीसरी बात इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी, न्यूअर व्हीकल मीट रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड मटेरियल एंड व्हीकल टेक्नोलॉजी। इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो स्क्रैपिंग होगा तो स्टील, रबर, एल्यूमिनियम, कॉपर जो वेस्ट निकलेगा, अभी हम लोग कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने हमारे पोर्ट का, मैं जब मंत्री था तो ये इसी के लिए 18 मीटर ड्राफ्ट बढ़ा है। तो दुनिया का भंगार 2 लाख टन के शिप में अपने यहाँ आएगा, वो बहुत सस्ता आएगा, थ्रोइंग प्राइस पे आएगा। और फिर उससे हम लोग सेग्रीगेट करेंगे मेटल को, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, और फिर उसका रिसाइकलिंग करेंगे। तो जो स्पेयर पार्ट 100 रुपये में मिलता था वो 60 रुपये या 65 रुपये में बनेगा। तो वर्ल्ड के कंपटीशन में हम लोग सबसे सस्ते होंगे और इसलिए ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ बढ़ेगी। इसमें मटेरियल, इसके कारण फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ेगी। मैं जब कॉलेज में था तो स्कूटर मैंने खरीदी की थी, तब 32 किलोमीटर इन्हें अच्छा एवरेज समझ रहा था। मैं बजाज की स्कूटर मैंने ली थी और कहता था कि मेरी स्कूटर का एवरेज 32 है। अभी जो बाइक आप यूज़ कर रहे हैं वो 80 किलोमीटर तक गई है। तो इसका मतलब ये जो पुराने सब जाएंगे और नए आएंगे, तो इसमें जो इम्पोर्ट है 8 लाख करोड़ का वो भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ेगी और लाइट वेट व्हीकल है, इसमें टेक्नोलॉजी बदली हुई है। रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन एंड फॉरेन का जो अपना फॉरेन डॉलर में जो है, फॉरेन का अपना ये डॉलर है वो इसमें बचेगा। न्यूअर हेवी कमर्शियल व्हीकल आर 3 to 6% मोर फ्यूल इफिशिएंट, ये ट्रक वगैरह में काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा। और इम्प्रूव्ड सेफ्टी फीचर्स सच एज एयर बैग्स, ABS एंड क्रैश नॉर्म्स। अभी मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते एयर बैग्स को भी मैंडेटरी किया है। तो ये मुझे लगता है ये सब फ़ायदा होगा। इससे करीब 10,000 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट आएगी और करीब 50,000 नए जॉब क्रिएट होंगे ये स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण। टाइमली फिटनेस चेक, इमिशन नॉर्म्स एंड ऑपरेशनल कंडीशंस ऑफ व्हीकल्स थ्रू ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम। अब देश में हम ये सिस्टम बड़े प्रमाण पर खड़े कर रहे हैं ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के साथ। एंड ऑफ लाइफ क्राइटेरिया अंडर द पॉलिसी वुड बी बेनिफिशियल टू रिमूव मोस्ट अनफिट डिफेक्टिव व्हीकल्स। अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट रॉ मटेरियल फॉर स्क्रैपिंग इंडस्ट्री, ये मैंने आपको बताया। तो स्क्रैपिंग पॉलिसी बहुत दिनों से थी, वो इसमें आई है और आज मैंने बेनिफिट आपको बताया। मैं आज से 15 दिन के अंदर, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने हमारे को अधिकार दिया है, मैं स्क्रैपिंग पॉलिसी डिक्लेयर करने का काम करूंगा। ये जो विशेष रूप से हमारी भारतमाला परियोजना जो है उसमें 24,800 किलोमीटर हमने लेंथ ली थी और उसमें से 10,206 किलोमीटर जो है ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और कुछ पूरी भी हुई है।
तो निश्चित रूप से अभी NHI की लेंथ है टोटल 1,36,521 किलोमीटर और ये अलग अलग प्रकार के इसमें बिहार का पैकेज है, जम्मू कश्मीर का पैकेजेस है, बाकी भी इसमें भारतमाला परियोजना में ली गई है। तो ओवरऑल मेरा विश्वास है कि देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज आप देख रहे हैं, वैसे मैं जब मंत्री बना तो उस समय से आज के 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में करीब 50-60% इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गया है और इस 5 साल में हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबरी में होगा और कुछ हमारे 22 ग्रीन हाईवे जो बन रहे हैं वो इससे भी बेटर बनेंगे, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बने हैं। जैसे अभी आप में से बहुत से लोग हमारे 16 लेन रोड पर जाते हैं, जो आपका दिल्ली मेरठ का पार्ट है, तो आप में से बहुत लोगों का टाइम पीरियड सवा घंटा जो आते थे यहाँ पार्लियामेंट तक आने के लिए, वो 15 मिनट में आने लगे हैं। और दिल्ली मेरठ अभी हम लोग 2 महीने में शुरू करेंगे, तो जो 4 घंटे लगते थे वो 45 मिनट में। तो ऐसे 22 ग्रीन हाईवे है, तो ये रोड सेक्टर में तो काफ़ी बदलाव हुआ है। और ये जो नेशनल पाइपलाइन जो बनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, उनको भी मदद मिलने वाली है और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और हमारा बजट भी जो 91,000 से अब 1,18,000 करोड़ तक बढ़ा है, तो ये भी बहुत अच्छा है कि जिसके कारण इसमें काफ़ी गति आएगी। MSME में मुझे बहुत खुशी है कि अब स्टील की प्राइस पिछले 6 महीने में 65% बढ़ी है। तो स्टील का जो इंपोर्ट हो रहा था उसके बारे में प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी ने उसमें जो घोषणा की है, ये निकालो कागज है, इसके कारण जो 15% ड्यूटी थी, जो कितने 15 से 7.5 स्टील पे कस्टम ड्यूटी 15%, 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री। परिवहन सड़क को लेकर जो बड़ी घोषणाएं हुई उनको लेकर, MSME को लेकर कुछ चीजें जो नितिन गडकरी कह रहे हैं कि बजट में सरकार ने लाई हैं, वो आने वाले दिनों में बेहतरी के संकेत देंगी। लेकिन आलोक जी, आप कह रहे थे कि गडकरी का हिस्सा बजट में कितना बड़ा है, इससे ये पता लगता है। जाहिर सी बात है, जितना गडकरी जी के बारे में सुना होगा आपने भी, हमने भी सुना है कि गडकरी जी वो मंत्री हैं जो काम करते हैं और ज़बरदस्त काम करते हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन हैं, तो समझते हैं कि बिजनेस चलता कैसे है। और इसलिए उनके साथ बात करना मुझे हमेशा, जैसे सुबह बात हो रही थी यहाँ जफर इस्लाम से, वो तरह तरह के पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है, जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। सर खास तौर पर डिफेंस के लिए सर क्या कहेंगे, जिस तरह से इसमें प्रॉब्लम? अब मैं डिफेंस के आंकड़े थोड़ी ही देर में आपके सामने मैं जारी करने वाला हूं, वो आपकी जानकारी में आ जाएगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि डिफेंस के बजट में भी बढ़ोतरी हुई है। थैंक यू। तो डिफेंस के बजट में भी बढ़ोतरी हुई